हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मेरा नाम पुष्पेंद्र पटेल है। आप सभी का सिलेक्शन अड्डा क्लासेस में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम एनसीईआरटी सिक्स्थ क्लास जियोग्राफी का अध्ययन शुरू किए थे, उस क्रम में हमने लगभग 7 चैप्टर कर लिए हैं। आज हमारा लास्ट चैप्टर 8th चैप्टर है, जो उसका टाइटल है भारत में जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इसके पूर्व हमने जो चैप्टर किए उनको थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं इस चैप्टर से, कि इसकी कनेक्टिविटी कैसे हम स्थापित कर सकते हैं या उन चैप्टरों को कैसे हेल्प करते हुए इस चैप्टर को और आसानी से समझने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्रम में अगर देखें तो हमारा पहला चैप्टर था सौरमंडल में पृथ्वी। जब सौरमंडल में पृथ्वी को देखा था तो हमें समझ में आया था कि पृथ्वी की अवस्थिति सूर्य से किस स्थान पर है। तो हमें पता चला था सौर तीसरे नंबर, पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर पर आता है। इसी क्रम में जब हम दूसरा चैप्टर शुरू किए थे, जो कि टाइटल था जिसका ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ये चैप्टर इस चैप्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की अवस्थितियाँ भारत के आसपास कहाँ पर है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत से गुजरती है, तो वो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं को एज अ रेफरेंस लेते हुए जलवायु को या कहें वनस्पति को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमने चैप्टर पढ़ा था वह था पृथ्वी की प्रमुख गतियां। तो प्रमुख गतियों में हमने देखा था दो प्रमुख गतियां करती है पृथ्वी। एक घूर्णन गति जो अपने अक्ष के थ्रू या कहें एक्सिस के थ्रू चारों तरफ घूमती है। साथ जब हम परिक्रमण गति देख रहे थे या रिवोल्यूशन देख रहे थे तो उसमें पता चला था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, साथ ही साथ घूर्णन गति भी करती है। इस प्रकार हमने देखा था कि ऋतु परिवर्तन साथ ही साथ दिनों में परिवर्तन की अवस्थाओं को देखा था कि पृथ्वी में कैसे दिन परिवर्तन होते हैं, और दिन के साथ साथ ये भी पता चलता था कि किस स्थान पर कैसा सूर्य तप प्राप्त होता है। ठीक है, अगला चैप्टर जो कि हमारा था मानचित्र। मानचित्र में जब हम देखे थे तो हम ये देखे थे कि भारत की अवस्थिति कैसी है, या पूरे विश्व को देखने का प्रयास किए थे। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को उसको संदर्भित करते हुए पूरे मानचित्र को समझे थे कि मानचित्र में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे मानचित्र में देखा था कि हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को रेखांकित करते हुए उस स्थान को क्या करते हैं, इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, या कहें उस स्थान की काफी सारी इंफॉर्मेशन को देते हैं। जैसे कि हम मानचित्र में देखे थे किसी भी स्थान का मानचित्र हम 3 तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि एक हो सकता है भौतिक मानचित्र किसी भी स्थान का, साथ ही साथ राजनीतिक मानचित्र, और तीसरा जो बनाए थे या कहें इंफॉर्मेटिव, ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए या डेडिकेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए, जैसे थीमेटिक मानचित्र के बारे में हमने देखा था। इसी क्रम में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर था वह था पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जब पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल देख रहे थे तो हमने देखा था कि पृथ्वी में 3 प्रमुख परिमंडल देखे जाते हैं, और साथ ही साथ उन तीनों परिमंडल के अंतःक्रिया से या इंटरेक्शन से एक नए परिमंडल का निर्माण होता है, जो कि था जैवमंडल। जब हमने भूमंडल को देखा था, ऐसा पहला जो परिमंडल देखा था, तीसरा जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, साथ ही साथ जो दूसरा परिमंडल देखा था वह था वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, और जो तीसरा हमने देखा था वह था जलमंडल, जिसमें हमने बड़े बड़े जो हमारे वाटर बॉडीज थे, 5 प्रमुख जो सागर थे, साथ ही साथ जो भू क्षेत्र पर या कहें किसी देश के बीच या भूस्थलाकृति के बीच में हमने झीलें, नदियां, ये सब चीजें देखी थी। उसी क्रम में हमने एक चौथा जो परिमंडल देखा था वह क्या था, इन तीनों जो परिमंडलों के इंटरक्रिया से या कहें उनके अंतर संबंध से एक सीमित क्षेत्र निर्मित होता था, जिसे हम क्या कहते थे, जीवमंडल या बायोस्फीयर बोलते थे। इस प्रकार हमने पूरे ये परिमंडल को समझा था, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। और इसी क्रम में हमने जो परिमंडल के साथ साथ जो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर किया था वह था पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, और इसके बाद ये था पृथ्वी के या कहें पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। स्थल रूपों में हमने देखा था कि पृथ्वी में कई तरीके के स्थल रूप देखे जाते हैं, या स्थल रूप कहते हैं, या भू आकृतिक उच्चावच। भू आकृतिक उच्चावचों में हमने कई सारी चीजें देखी थी, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, खाड़ी, गर्त, ये सब चीजें देखी थी। साथ ही साथ कुछ महासागरीय गर्तों को देखा था, जैसे मेरियाना ट्रेंच, ये सब चीजें देखी थी, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी क्या है, ज्यादा गहरा है। इस प्रकार हमने कई सारे उच्चावचों को देखा था। जो चौथा नेक्स्ट इसके बाद जो चैप्टर देखा था वह था हमारा देश भारत। जब हमने कल हमारा देश भारत में देखा था तो यहाँ पर हम देखा था कि भारत की अवस्थिति क्या है, यहाँ के स्थल रूप क्या है, साथ ही साथ यहाँ के स्थल रूपों के साथ साथ हमने यहाँ की चुनौतियाँ भी देखी थी कि कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, और जो स्थल रूप है भारत में कैसे सहायक है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया था। जब हम इसको देख रहे थे हमारा देश भारत, तो हमारे देश भारत में हमने कहीं ना कहीं यहाँ की जलवायु को भी थोड़ा सा क्या किया था, इंट्रोडक्शन लिया था।
तो भारत के जलवायु के बारे में देखा था कि भारत के मध्य से क्या निकलती है, कर्क रेखा निकलती है। कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण कटिबंध पड़ता है, साथ ही साथ उसके दक्षिण में उष्ण कटिबंध पड़ता है, जो कि हमारे ट्रॉपिकल जोन से या इक्वेटर के काफी नजदीक है। जो कि हम अगर पृथ्वी अपने भारत का विस्तार देखें, उत्तर दक्षिण विस्तार, तो हमें उत्तर दक्षिण विस्तार देखने को मिलता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 38 डिग्री 6 मिनट हमें उत्तर तक दिखता है। वहीं पर अगर हम देखते हैं पूर्व से पश्चिम विस्तार, तो देखते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर या पूर्व से लेकर हम देखते थे पूर्वोत्तर में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वोत्तर तक देखते थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत का अवस्थिति क्या है और इसका विस्तार कैसा है। विस्तार के साथ साथ हमने इसके उच्चावचों को देखा था, जैसे उत्तर में क्या था, हिमालय था। वहीं पर दक्षिण में हमें क्या मिलता था, प्रायद्वीपीय भारत, जो कि पूरी तरीके से क्या था, हिंद महासागर से घिरा हुआ था, जो कि क्या करता था, हमारे तटीय सुरक्षा प्रदान करता था। वहीं उत्तर में हिमालय क्या कर रहा था, एक संतरी की तरह वर्क कर रहा था। संतरी मीन्स जो होता है जैसा सोल्जर वर्क कर रहा था, ठीक है। उसी के जब हम प्रायद्वीपीय भारत में देखे थे, तो प्रायद्वीपीय भारत में हमें क्या मिलता है, डेक्कन प्लेट्यू मिलता है, जो कि काफी क्या है, एक प्रकार से क्या है, ये एक पठारी क्षेत्र है या कहें काफी ऊंचा है मैदानी क्षेत्र से। उसके जब हम डेक्कन प्लेटू देखते हैं तो उसके पश्चिम में देखते हैं, जब भारत के पश्चिम तटीय भाग में देखते हैं तो पश्चिमी घाट मिलता है। वहीं पर दक्षिण भारत में या कहें प्रायद्वीपीय भारत के अगर पूर्व में देखते हैं या पूर्वी तटीय भाग में देखते हैं तो हमें पूर्वी घाट देखने को मिलता है। इनकी दोनों के बीच के अंतर को देखे थे कि इनकी कैसी अवस्थिति या आकृति है। एक प्रकार जहां देख रहे थे पश्चिमी घाट क्या है, अपेक्षाकृत ज्यादा ऊंचा है कंपेयर टू पूर्वी घाट। इस प्रकार देखते हुए हमने और भी सारी चीजें देखी थी, जैसे हमने देखा था कि भारत क्या है, भारत या कहें प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में है विंध्य और क्या देखने को मिलता है, विंध्य, सतपुड़ा, महाकाल श्रेणी, ये सब देखने को मिलती है। छोटा नांग पठार देखने को मिलता है। वहीं पूर्वोत्तर में हमें गारो, खासी, जयंतिया जैसी पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। मिश्मी, ये सब हमें पहाड़ियां देखने को मिलते हैं। जब हम ये विंध्यन और सतपुड़ा पहाड़ियों के और उत्तर में जाते हैं या कहें हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्र में आते हैं, तो वहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु तथा यमुना के जो दोआब रीजन है या कहें यहाँ पर हमें क्या मिलता है, मैदानी क्षेत्र मिलता है, जो कि बहुत उपजाऊ है। इस प्रकार हमने पूरे यहाँ पर उच्चावच संबंधी विस्तार को देखा था भारत के। अब हम चलते हैं कि उच्चावच संबंधी विस्तार और साथ ही साथ इसको लेते हुए हम आज समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में जलवायु विस्तार कैसा है। और एक चीज और आप देखेंगे कि यहाँ पर जलवायु विस्तार में देखेंगे या यहाँ के जलवायु वितरण में देखेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ का उच्चावच बहुत रिस्पॉन्सिबल, और साथ ही साथ भारत की अवस्थिति यह निर्धारित करती है कि भारत की जलवायु क्या होगी। इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, क्योंकि यहीं से हम भूमिका को बनाते हुए बाकी चीजों को समझेंगे, ठीक है, और एक बेहतर कनेक्टिविटी का प्रयास करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्यजीव। एक चीज और ये चीज समझिएगा आप कि हम यहाँ पर भारत की जलवायु को जब पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं भारत की जलवायु हुई क्या करेगी, यहाँ की वनस्पति तथा वन्य प्राणी जीवों को क्या करेगी, निर्धारित करेगी कि यहाँ की वनस्पति क्या होगी और साथ ही साथ वन्य प्राणी कैसे होंगे। तो एक प्रकार से हमने कल जब कनेक्टिविटी करते हुए बताया था कि स्थल रूप क्या करता है, वहाँ के लोगों की अनुकूलता को निर्धारित करता है कि वहाँ के लोग कैसे रहेंगे या वहाँ के लोगों की कैसे वेशभूषा होगी या कहें उनका शारीरिक बनावट कैसी होगी, ठीक है। इस चीज को समझे थे। आज हम ये समझेंगे कि आखिरकार जो उच्चावच वहाँ की जलवायु या भारत की अवस्थिति वहाँ की जलवायु को कैसे निर्धारित करेगी, और जलवायु को समझने के बाद हम यह प्रयास करेंगे कि जलवायु वहाँ की वनस्पति को कैसे निर्धारित करती है या वहाँ के वन्य प्राणी जीवों को कैसे निर्धारित करती, क्योंकि इनके बीच कहीं सीक्वेंसिंग में एक क्या है, कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटर कनेक्टेड करते हैं, साथ ही साथ इंटर कनेक्टिवली क्या करते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चलिए इस सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं और एनसीईआरटी की भूमिका को समझने को प्रयास करते हैं, क्योंकि ये एक स्टोरी के फॉर्म में और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। और एनसीईआरटी हमारा ये पर्पस ही था कि हम एनसीईआरटी को रीडिंग करते हुए समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ कनेक्टिविटी करेंगे। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविजन पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बताते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। जैसे आप अपने मोबाइल में देखेंगे कि आज का मौसम ऐसा है,
ठीक है। आप आजकल के मोबाइल में क्या होता है, सभी इंफॉर्मेशन, वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होती है, मौसम रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होती है, वो सब हमें मोबाइल में सूचित होते रहता है। जैसे आज का मौसम क्लाउडी होगा तो वो बता देगा, आज का मौसम क्लीन होगा मतलब तापमान अच्छा रहेगा, या कहीं मौसम साफ रहेगा तो वो भी हमें पता चल जाता है। तो मौसम क्या होता है, एक प्रकार से दिन प्रतिदिन की वहाँ के तापमान, आर्द्रता तथा वायुमंडलीय दाब को क्या करता है, बताता है। वहीं पर जब हम जलवायु की बात करते हैं तो किसी एक विशेष स्थान के कई वर्षों तक के मौसम संबंधी औसत ताप, आर्द्रता तथा वायुमंडलीय दाब के जो औसत होता है उसको निर्धारित करता है। अप्रोक्सीमेटली जलवायु को निर्धारित करने के लिए हम 30 वर्षों का समय अंतराल लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण, ठीक है, सूर्य का विकिरण ही कहीं ना कहीं यहाँ के तापमान को निर्धारित करता है, और सूर्य का वितरण ही कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या करता है, उच्च दाब और निम्न दाब को निर्धारित करता है। और जब सूर्य दाब जैसा होगा या कहीं यहाँ का तापमान जैसा होगा, उसी के आधार पर क्या होगा, यहाँ पर आर्द्रता भी निर्धारित होगी। हम इन चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। बस हम क्या करें, थोड़ा सा इसकी भूमिका को रीड कर लेते हैं, ठीक है। इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। कल हम ही बताए थे कि उच्चावच क्या करता है, हमारे रहन सहन या पहनावे को निर्धारित करता है। अगर वहाँ का उच्चावच ऐसा है कि वहाँ पर क्या हो, उच्चावच साथ ही साथ वहाँ की जो अवस्थिति है, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल जो अवस्थिति है, वो भी निर्धारित करती है कि वहाँ का हमारा रहन सहन कैसा होगा या हमारा पहनावा या आउटफिट कैसा होगा। वो ये सब जो निर्धारित करते हैं। जैसे भारत के हम अगर मध्य में जाते हैं, उत्तर भारत में जाते हैं, जैसे सेंट्रल इंडिया में रहते हैं, तो हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग कैसे होते हैं या कहें कैसे कपड़े पहनावे करते हैं। लगभग कपड़े जो पतले कपड़े होते हैं वो पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ का रीजन कैसा है, उष्ण रीजन है। वहीं पर हम जब उत्तर में जाते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल होगा, तो यहाँ पर कहीं हमें ठंड जलवायु मिलती है या कहीं शीत जलवायु मिलती है। उस आधार पर वहाँ पर लोग क्या करते हैं, मोटे कपड़े पहनते हैं या गर्म कपड़ों का पहनावा अपनाते हैं, ठीक है। तब आपको उन्हीं वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। जब क्या होती है, गर्मी ज़्यादा होती है तो हम ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं। ऐसा तो नहीं कि गर्मी के सीजन में हम गर्म पानी पसंद करते हैं। देखते होंगे कि गर्मी के सीजन में हम क्या करते हैं, घड़े लाते हैं, मिट्टी के बर्तन लाते हैं, इसीलिए कि वो क्या करें, पानी को ठंडा करके रखें। फ्रिज का पानी लोग पीते हैं, ठीक है। वैसे तो फ्रिज का पानी क्या करता है, नुकसानदायक होता है, ठीक है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको उन्हीं वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठीक है। जैसा कि ठंडी जब शीत ऋतु शुरू हो जाती है भारत में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के आसपास, तो हम क्या करते हैं, जो गर्म कपड़े होते हैं वो निकाल लेते हैं, और जैसे ही ठंड खत्म होती है तो हम गर्म कपड़े निकाल लेते हैं। वो पतले कपड़े जो गर्मी के सीजन में पतले सूती कपड़े पहनते हैं, ठीक है, और उन्हीं कपड़े निकाल लेते हैं। शीत ऋतु में जब नवंबर दिसंबर में ठंड क्या होती है, पड़ने लगती है अच्छे तरीके से, ठीक है। जब आपको उन्हीं वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं, इन दिनों में आप गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। अगर हम भारत में प्रमुख मौसमों की बात करें तो कौन सा, अगर जलवायु की भारत की बात करें तो भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु। और मानसूनी जलवायु क्यों कहते हैं, इसको हम आगे समझेंगे, क्योंकि इनके बीच कनेक्टिविटी है। मौसम समझ लेते हैं, फिर इसके बाद जलवायु में आएंगे, भारत की जलवायु कैसे निर्धारित होती है, और इसको हम होल या कहें समराइज रूप में मानसूनी जलवायु क्यों कहते हैं, इसको भी समझने का प्रयास करें। दिसंबर से फरवरी तक क्या होता है, भारत का मौसम कैसा होता है, ठंडा मौसम होता है, या कहें शीत मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम मार्च से मई तक देखते हैं, ये गर्मी का मौसम होता है, या कहें ग्रीष्म ऋतु होती है भारत में। वहीं जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है। जून से लेकर सितंबर तक, जैसे कि कहते हैं 1 जून से क्या होता है, केरल से बारिश स्टार्ट हो जाती है, और पूरे भारत में लगभग 15 जुलाई तक क्या होता है, बारिश होने लगती है। ये कहीं सेंट्रल इंडिया तक या उत्तर मध्य भारत तक क्या होता है, वर्षा शुरू हो जाती है। अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम शुरू हो जाता है। एक मौसम होता है एक समय होता है मौसम के आने का, एक मौसम होता है मौसम के लौटने का। एक समय होता है जब मौसम लौटना शुरू करता है। तो ये चारों चीजें हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी, सर्दी कब पड़ती है, गर्मी कब पड़ती है, क्यों पड़ती है, कब कौन सी स्थिति में पड़ती है, जब सूर्य और पृथ्वी के सापेक्ष जो अवस्थिति होती है उसके अनुसार निर्धारित होता है कि गर्मी पड़ेगी या सर्दी पड़ेगी, ठीक है। वर्षा कब होगी, शरद ऋतु कब पड़ेगी, इसी को ऑटम बोलते हैं। जब क्या होता है,
पत्ते नए नए जो पुराने पत्ते होते हैं पेड़ों के वो गिरने लगते हैं, इसलिए इसको पतझड़ का भी मौसम कहते हैं। और फिर बाद में क्या होता है, लौटते हुए बारिश में यही देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। शीत ऋतु, इसको समझने का पड़ता है। शीत ऋतु में मौसम की सूर्य की सीधी किरण नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। चलिए इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। शीत ऋतु, आपको एक फिगर जो हमने दूसरा चैप्टर जब पढ़ा था, पृथ्वी की प्रमुख गतियां जब पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि पृथ्वी की प्रमुख गतियों में दो गतियां थी, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। जब हम परिक्रमण गति समझ रहे थे तो उसमें देखा था कि पृथ्वी की परिक्रमण गति के समय पर क्या हो रहा था, सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति परिवर्तित होती रहती थी। और उस परिवर्तन के अनुसार हमने 4 प्रकार की ऋतुओं को पढ़ा था। 4 ऋतुओं में हमने देखा था ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु और बसंत ऋतु। तो हम वापस इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि किस स्थिति में कौन सा मौसम भारत में पड़ता है, या कहें पृथ्वी पर कौन सा मौसम क्यों निर्धारित होता है। चलिए अगर इसको देखते हैं, इसमें देखते हैं कि 22 दिसंबर के आप समय पे क्या होता है, एक्सक्यूज में सॉरी, इसमें देखते हैं कि जब 22 दिसंबर का समय होता है, पृथ्वी पर क्या होता है, सूर्य की किरणें कहां पर पड़ती हैं, सीधी मकर रेखा पर पड़ती हैं। और एक चीज और आपको याद दिला दे वापस, उस टाइम पे भी आपको बताया था, शायद ना याद हो, एक बार और रिवाइज कर लीजिए कि हम भारत में या कहें पूरे विश्व में ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु कब निर्धारित करेंगे, क्योंकि सूर्य की किरणें हमेशा या तो मतलब देखते हैं तो कर्क रेखा पर भी सीधी पड़ती हैं और मकर रेखा भी पड़ती हैं। तो इस अनुसार अगर पृथ्वी पर क्या होता है, जब मकर रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं तो हम कह सकते हैं ग्रीष्म ऋतु है, नहीं, हम इसको कहते हैं शीत ऋतु है पृथ्वी पर, या कहें भारत पर शीत ऋतु पड़ रही है। ऐसा इसलिए जब उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में पता चलता है पृथ्वी का भूस्थल जो है, मैक्सिमम भूस्थल हमें कहाँ देखने को मिलता है, उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है। इसी अनुसार हम क्या करते हैं, या इसी के सापेक्ष हम देखते हैं कि हम निर्धारित करते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मी पड़ेगी तो ग्रीष्म ऋतु कहेंगे, जब उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ेगी तो शीत ऋतु कहेंगे। ठीक है, इस चीज को क्लियर की रही है, क्योंकि कई लोगों को इस बात का कंफ्यूजन हो सकता है कि जब मकर रेखा में या सीधी किरणें पड़ रही हैं जब ग्रीष्म ऋतु है, तो हमें उस टाइम पे क्या कहना चाहिए, ग्रीष्म ऋतु उत्तर में कहना चाहिए, लेकिन हम उत्तरी गोलार्ध में कहते हैं क्या है, शीत ऋतु है। इस चीज की क्लियरिटी यहाँ पर रखनी चाहिए। ठीक है, देखिए आप इसको विंटर सोलिस्टिक कह रहे हैं। ठीक है, विंटर सोलिस्टिक जब कह रहे हैं तो हम देख रहे हैं 22 दिसंबर को क्या हो रहा है, सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधी पड़ रही है, मकर रेखा पर पड़ रही है, और साथ ही साथ दक्षिण गोलार्ध पर क्या हो रहा है, दक्षिणी ध्रुव पर क्या हो रहा है, 6 माह की रात दिन होते हैं इस समय पे। जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं उस टाइम पे क्या होता है, शीत ऋतु होती है उत्तरी गोलार्ध में। और साथ ही साथ ये देखते हैं, या इसी को बोलते हैं विंटर सोलिस्टिस, या कहें ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं। और इस टाइम पे देखते हैं कि क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने के दिन होते हैं। वापस ये 3 महीने के बाद इसका पृथ्वी की अवस्थिति चेंज होती है सूर्य के सापेक्ष, और यहाँ पर देखा जाता है 21 मार्च को क्या होता है, इक्विनॉक्स की कंडीशन आती है। इक्विनॉक्स का मतलब है क्या, इसको विषुव का कंडीशन बोलते हैं, जब क्या होता है पृथ्वी पर सूर्य की किरणें विषुवत रेखा या कहें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इस समय पे दिन और रात उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पर क्या होते हैं, बराबर पड़ते हैं, या कहें दिन और रात की अवस्थिति इस समय पर क्या होती है, बराबर होती है। और यहीं पर इसी को क्या कहते हैं, इस टाइम पे क्या करते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, स्प्रिंग मौसम होता है। ठीक है, वसंत ऋतु होती है। जब वापस 3 महीने के बाद पृथ्वी की अवस्थिति चेंज होती है सूर्य के सापेक्ष, तो हम देखते हैं 21 जून के आसपास क्या होता है, सूर्य की किरणें लंबवत कर्क रेखा पर पड़ती हैं। जब सूर्य की किरणें लंबवत कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो पता चलता है कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, दिन लंबे होते हैं तथा रात छोटी होती है, और इस दौरान उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु देखी जाती है। इसकी वजह यही है कि उत्तरी गोलार्ध को क्या होता है, इस समय पे सूर्य तप मैक्सिमम प्राप्त हो रहा होता है, और सूर्य पृथ्वी पर क्या देखा जाता है, उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा स्थल भाग होने के कारण वहां पर क्या होता है, पृथ्वी ज्यादा गर्म हो जाती है, क्योंकि स्थल रूप जल्दी गर्म होते हैं अपेक्षाकृत जल के। जे एक विशिष्ट ऊष्मा वाला, साइंस में आप पढ़े होंगे कि एक विशिष्ट ऊष्मा का कॉन्सेप्ट होता है कि कौन सा वस्तु या कौन सा मटेरियल जल्दी गर्म हो जाता है, या कहें कम समय में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर उसका टेम्परेचर कितनी जल्दी फास्ट बढ़ जाता है। इस चीज को विशिष्ट ऊष्मा उस वस्तु की कहते हैं। तो स्थल भाग की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है जल के सापेक्ष ज्यादा होती है। आज इस कॉन्सेप्ट को इसलिए ऐड किए क्योंकि इस चैप्टर में हमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि विशिष्ट ऊष्मा कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 महीने बाद वापस सूर्य की और पृथ्वी की सापेक्ष स्थिति चेंज होती है, और फिर देखते हैं कि विषुव की कंडीशन आ जाती है, या कहें इक्विनॉक्स की कंडीशन आ जाती है। वापस यहाँ पर क्या होता है, ऑटम आ जाते हैं, मतलब
यहाँ पर पतझड़ का मौसम आया था 23 सितंबर को। क्या होता है, पृथ्वी की जो विषुव है या कहें विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें वापस लंबवत पड़ती हैं और दिन और रात की अवस्थिति क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ठीक है, एक और कंडीशन अब पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर जब पृथ्वी की प्रमुख गतियां पढ़ी थी उसमें इस चीज को ऐड नहीं किए थे, क्योंकि वहां पर इस चीज की जरूरत नहीं थी। जब जिस चैप्टर में जिस चीज का नया कॉन्सेप्ट ऐड होगा तो उसको पिछले चैप्टर से हम कनेक्टेड करते हुए बताते जाएंगे। ठीक है, इस फिगर में जरूर बताना था लेकिन हम बताए नहीं थे। एफिलेनियन या इसी को बोलते हैं उपसौर के कंडीशन। उपसौर वो कहलाता है 4 जुलाई के आसपास पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या होती है, सबसे ज्यादा दूरी होती है, उपसौर की कंडीशन होती है। वहीं 3 जनवरी को क्या होता है, अप पहले 4 जुलाई को क्या होता है, अपसौर होता है, और 3 जनवरी को क्या होता है, उपसौर होता है, या कहें नियर टू सन होता है। इस बात को आप और ध्यान दीजिए, इस समय जब पृथ्वी सन के ज्यादा नजदीक होती है तो क्या होना चाहिए, उत्तरी गोलार्ध में क्या होना चाहिए, ग्रीष्म ऋतु होनी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि 3 जनवरी के आसपास हम क्या देखते हैं, ठंड पड़ रही होती है भारत में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, ठंड होती है, क्योंकि इस समय पे क्या होता है, मकर रेखा पर क्या होता है, सूर्य लंबवत चमक रहा होता है या लंबवत होता है। इस वजह से भी 3 जनवरी को या कहें पृथ्वी के सूर्य के नजदीक होने के बावजूद भी उत्तरी गोलार्ध को सूर्य तप की मात्रा दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा कम प्राप्त होती है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। और शीत ऋतु को अब समझते हैं कि शीत ऋतु, ये चीज यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिएगा, इसलिए वापस पूरा चैप्टर हमने यहाँ पर जो पिछला चैप्टर पढ़े थे पृथ्वी की प्रमुख गतियां, उस कॉन्सेप्ट को वापस पूरा का पूरा हमने आपको रिवाइज करा दिया है। ठीक है, रिवाइज कराना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कनेक्टिविटी करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, समय इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक, शीत ऋतु, सॉरी, शीत ऋतु के बारे में हमें पढ़ना है। जब शीत ऋतु के बारे में पढ़ेंगे, ये कब का समय होता है, 22 दिसंबर से लेके मार्च तक, 21 मार्च के बीच क्या पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु पड़ती है। ठीक है, इस समय देखते हैं कि जो ग्रीष्म ऋतु होता है क्यों होता है। चलिए एक मैप भी बना लेते हैं अपने भारत का। और ठीक है, ये भारत है हमारा। यहाँ पर देखते हैं कर्क रेखा ऐसे गुजरती है। ठीक है, ये यहाँ पर हो जाती है विषुवत रेखा और नीचे होती है मकर रेखा कहीं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें, ये 23.5 डिग्री क्या है हमारा, नॉर्थ है। इस समय क्या होता है, जब हम बात कर रहे हैं दिसंबर से लेकर मार्च की शीत ऋतु की, जब शीत ऋतु पड़ रही है, कब पड़ रही है, दिसंबर से लेकर मार्च के बीच पड़ रही है, या कहें सीधे सीधे 22 दिसंबर से लेकर 21 मार्च के बीच हमें देखने को मिलेगा क्या है, शीत ऋतु है। ठीक है, जब हम इस चीज को देखेंगे तो हमें पता चलेगा इस समय क्या होता है, सूर्य कहाँ लंबवत चमक रहा होता है, मकर रेखा पर 23.5 डिग्री साउथ में क्या होता है, सूर्य लंबवत चमक रहा होता है। ठीक है, 22 दिसंबर को जब ये गति 3 महीने के अंतराल में बढ़ती है तो धीरे धीरे सूर्य क्या होता है, उत्तरायण होना शुरू कर देता है। जब सूर्य उत्तरायण होना शुरू करता है तो क्या होता है, पृथ्वी हमारे भारत में या कहें उत्तरी गोलार्ध में ठंड कम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसी दौरान देखते हैं कि शीत ऋतु में कौन कौन सी परिस्थितियां कहें उत्तर भारत को। देखिए एक चीज समझिएगा, हम पिछले चैप्टर में भी बताए होंगे कि सूर्य की अवस्थिति पृथ्वी के सापेक्ष, और ये देखेंगे कि सूर्य की किरणें लंबवत कहाँ पर पड़ रही हैं और तिरछी किरणें कहाँ पड़ रही हैं, उसके सापेक्ष क्या होता है, तापमान या तापांतर या कहे ताप कितना सूर्य का मिल रहा है वो निर्धारित होता है। जैसा कि हम पृथ्वी में जो हमारा अगर सपोज क्या होगा, सन होगा, और यहाँ पर देख रहे थे क्या है, यह है पृथ्वी, यह है 22 दिसंबर की कंडीशन। ठीक है, और मकर रेखा पर क्या होता है, सूर्य 23.5 डिग्री साउथ पे से क्या कर रहा है, सूर्य लंबवत चमक रहा है। ये क्या होगा, इक्वेटर होगा, और ये क्या होगी, कर्क रेखा होगी। आप देखेंगे कि सूर्य की किरणें कहाँ लंबवत चमक रही हैं, मकर रेखा पर चमक रही हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि सूर्य की किरणें जो तिरछी है वो कहाँ पड़ रही होंगी, उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही होंगी। तो इस वजह से क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम होगा, क्योंकि जब तिरछी किरणें पड़ती हैं तो उसमें क्या होता है, सूर्य और किरण की भी सूर्य से जो किरणें निकलती हैं और उत्तरी गोलार्ध में पहुंचेंगी, वहां पर डिस्टेंस किरणों द्वारा ज्यादा
तय की जाएगी। और जब ज्यादा दूर तक किरणें जाएंगी तो उसकी जो तापमान क्षमता होती है बढ़ाने की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। या कहें जब एंगल ऑफ, जब सूर्य की किरणों के एंगल जो होता है तिरछा हो जाता है, अगर वर्टिकली सूर्य का किरण कहीं पर पड़ रहा है तो वहां पर क्या होगा, तापमान ज्यादा होगा अपेक्षाकृत जहां पर तिरछी किरणें पड़ रही हैं। ये चीजें हम बता चुके हैं, आप इस चीज को रिवाइज करते जाइए, इंपॉर्टेंट है। जब तिरछी किरणें कहीं पर भी पड़ेंगी तो वहां पर क्या होगा, तापमान अपेक्षाकृत कम होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शीत ऋतु में कौन कौन सी विशेषताएं भारत में देखी जाती हैं, उस चीज को देख लेते हैं। शीत ऋतु दिसंबर से लेकर मार्च के बीच देखा जाता है। भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ, आप देखेंगे कि भूमध्य सागरीय मतलब भूमध्य सागर ईरान और इराक से होते हुए जो शीत लहरें होती हैं या वायु की पवनें होती हैं, वो क्या करती है, भारत में इंटर करती हैं। ठीक है, वहां से ध्रुवीय पवनें भी चलती हैं उत्तर की तरफ से, लेकिन वो हिमालय की वजह से होने के कारण भारत में इंटर नहीं कर पाती। सपोज अगर हिमालय नहीं होता तो भारत क्या होता है, एक पूरी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, रहना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि हम पूर्वी यूरोप में देखते हैं, जब उत्तरी ध्रुव की पवनें चलते हैं तो पूरी तरह से क्या होते हैं, बर्फ से ढक जाते हैं। लेकिन हमारे उत्तर में क्या होता है, हिमालय होने की वजह से क्या होता है, हमारी सुरक्षा हो जाती है उत्तरी ध्रुव की जो ठंडी पवनें होती हैं। आप देखेंगे फिर भी क्या होता है, फिर भी जो पवनें होती हैं जो भूमध्य सागर से होती हुई ठंडी पवनें क्या करती हैं, भूमध्य सागर से हुए पश्चिमी विक्षोभ को प्रभावित, या कहें पश्चिम से जो चलने वाली भूमध्य सागर से होते हुए पश्चिम वेस्टर्न इंडिया के वेस्टर्न से होते हुए जो भूमध्य सागरीय पवनें चलती हैं, वो विक्षोभ या कहें कहीं ना कहीं परिवर्तन लाती हैं भारत में। और ये कैसी होती है, पश्चिमी विक्षोभ कैसा होता है, ये ठंड जलवायु वाला होता है, या कहें ठंड ही पवनें होती हैं जो भारत में जब इंटर करती हैं तो क्या करती हैं, भारत में ठंड को बढ़ा देती हैं। लेकिन इस वजह से भी भारत को कहीं ना कहीं कुछ फायदा होता है, क्योंकि जब भूमध्य सागरीय पश्चिम विक्षोभ होता है या कहें जो ठंडी पवनें होती हैं वो क्या होती हैं, शुष्क होती हैं। जब वो भूमध्य सागर से ऊपर से गुजरती हैं तो वो शुष्क पवनें क्या करती हैं, भूमध्य सागर से कुछ आर्द्रता क्या कर लेती हैं, ग्रहण कर लेती हैं। जब वहां से आर्द्रता ग्रहण करती है, जैसे कि आप ठंड में देखते होंगे, ऐसा तो नहीं कि गर्मी में कोई आपको रिकमेंड करता हो आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाइए, ऐसा तो है नहीं। वो क्या कहते हैं, ठंडियों में नॉर्मल क्रीम लगाइए, ठीक है, लेकिन सॉरी गर्मियों में क्या कहते हैं, नॉर्मल क्रीम लगाइए, लेकिन ठंडियों में क्या कहते हैं, मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाइए, मतलब जिससे मॉइस्चर हो। क्योंकि क्या होता है, जब ठंडी पवनें चलती हैं तो हमारे फेस का या पूरे शरीर का मॉइस्चर क्या कर लेती हैं, सोख लेती हैं। उसी प्रकार जब ठंडी पवनें भूमध्य सागर के ऊपर से चलेंगी तो क्या करेंगे, भूमध्य सागर से क्या करेंगे, वहां से आर्द्रता को ग्रहण कर लेती। अब आप देखेंगे कि जब ये आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, अब इसमें क्या है, जलवाष्प है इन पवनों में, तो वो क्या करेंगे, पंजाब हरियाणा और यूपी के कुछ क्षेत्रों में क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी क्या करती हैं, ये राजस्थान में भी क्या करती हैं, वर्षा करते हैं। अब आप देखेंगे कि पंजाब हरियाणा और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में आप देखते होंगे ठंडी सीजन में क्या करते हैं, रबी की फसल की खेती करते हैं। जब वहां पर रबी की फसल की खेती करते हैं तो आप देखेंगे जो भूमध्य सागरीय विक्षोभ से जो क्या होता है, हमारे हरियाणा पश्चिम पंजाब हो गए और यूपी के क्षेत्रों में क्या होता है, इससे जो रबी की फसल होते हैं जैसे गेहूं चना सरसों हो गए, इनको काफी लाभ पहुंचता है। ठीक है, और साथ ही साथ जब राजस्थान में ये वर्षा होती है, इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, वह क्या है, मावट। ये इंपॉर्टेंट है, पीसीएस या वनडे एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि पश्चिमी विक्षोभ से जो भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से जो राजस्थान में वर्षा होती है शीत ऋतु में, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, मावट कहते हैं। अब आप इस ये भी देखेंगे कि भारत में जो एनुअल एवरेज वर्षा होती है या कहें 100% अगर साल भर में वर्षा होती है एवरेज फॉर्म में, तो देखें तो उसका पूरे 100% का लगभग 3% हमें भारत में इस वाली भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से क्या करते हैं, वर्षा प्राप्त होती है। तो ये हमारा शीत ऋतु हो गया। चलते हैं अब ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के मौसम, सॉरी, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है जिसे लू कहते हैं। अब आप गर्मी के मौसम को देखेंगे, गर्मी का मौसम कब से शुरू होता है, कहीं ना कहीं 21 मार्च के बाद। जब हम 21 जून की स्थिति में जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, गर्मी का मौसम मिलता है, क्योंकि 21 जून को क्या होता है, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत हो जाता है। वहीं से क्या होता है, 21 जून के बाद हम देखते हैं मौसम की स्थिति शुरू हो जाती है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हम कब से देखते हैं, 21 मार्च से लेकर 21 जून के बीच देखते हैं। 21 मार्च से लेकर 21 जून के बीच देखते हैं। इस समय पे आप देखेंगे कि उत्तर भारत में क्या होता है,
लू वाली पवनें चलती है। लू ऐसी ग्रीष्म या कहें तापमान युक्त या काफी गर्म पवनें होती हैं, जो क्या करती हैं, एक लू की तरह या छोटे छोटे वताग्र या कहें चक्रवात बनाते हुए क्या करती हैं, यहाँ से वहां धूल कण के साथ क्या करती हैं, चलती हैं। ये स्थानीय पवनें होती है, गर्म पवनें हैं, ठीक है, स्थानीय गर्म पवन है। और साथ ही साथ ये कैसी होती है, शुष्क, क्योंकि जब भारत के स्थली में चलेगी, जब कोई पवन स्थल में चलती है तो उसमें क्या नहीं होती, आर्द्रता नहीं होती। जब आर्द्रता नहीं होगी तो उस पवन को कैसे कहेंगे, शुष्क पवन है। और साथ ही साथ कैसी है, ये उष्ण पवन है, शुष्क पवन है, और साथ ही साथ कैसी है, गर्म पवन है। तो गर्मी के मौसम हम देखते हैं कि सूर्य की किरणें अधिकतर कहाँ पड़ रही होती हैं, जब 21 जून के आसपास देखेंगे तो सूर्य की किरणें कहाँ लंबवत चमक रही होती हैं, कर्क रेखा पर चमक रही होती है। इस वजह से क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध को ज्यादा क्या होता है, सूर्य तप की मात्रा प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या स्थिति बनती है भारत में, ठीक है। मानसून पूर्व वर्षा, जब ग्रीष्म ऋतु में कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में भारत में क्या होती है, वर्षा होती है। जब ग्रीष्म ऋतु में वर्षा इसलिए कंप्लीट रूप से भारत में नहीं मानी जाती क्योंकि इस समय जो एनुअल एवरेज वर्षा या कहें औसत वार्षिक वर्षा का सिर्फ हमें सिर्फ और सिर्फ 10% मिलता है। अभी पहले देखें कि शीत ऋतु में जो औसत वार्षिक वर्षा का कितना मिलता है, 3% मिलता है, वहीं पर ग्रीष्म ऋतु में औसत वार्षिक वर्षा का सिर्फ 10% हमें मिलता है। तो इसका मतलब ये होगा कि इस समय पूरे भारत में वर्षा नहीं हो रही होती, कुछ क्षेत्र विशेष में इस समय क्या हो रही होती, वर्षा हो रही होती। आप देखेंगे कि मानसून के समय क्या होता है, जो उत्तर भारत का क्षेत्र होता है, गंगा दो आपका क्षेत्र हो गया, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, जे वाला जो रीजन हो गया, जस्ट चलिए आपको मैप में थोड़ा सा, जे वाला जो रीजन है ये क्या होता है, पूरी तरीके से गर्म हो जाता है या कहें लो प्रेशर जोन हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इस समय तक क्या होता है, कर्क यहाँ से क्या होता है, सूर्य ऊपर की तरफ उत्तरायण होना शुरू हो जाता है। 22 दिसंबर के बाद 21 मार्च तक क्या होता है, सूर्य विषुवत के आसपास आ जाता है। मतलब देखिए 21 मार्च बताए, जब हम पहले 22 मार्च बताए थे तो 22 मार्च में सूर्य कहाँ पर था, मकर रेखा पर था, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में क्या कर रहा था, मकर रेखा में लंबवत था। जब 21 मार्च आता है तो उस समय पे सूर्य की किरणें कहाँ पर होती हैं, विषुव पे होते हैं या कहें विषुवत रेखा पर होती है, विषुवत रेखा पर होती है, ठीक है। अब विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत चमक रही हैं तो दिन और रात की अवस्थिति सेम होगी। और आप देखेंगे कि जो भारत की अवस्थिति है, सॉरी, जो भारत की अवस्थिति है, ये सपोज 0 डिग्री इक्वेटर होगा और इसकी अवस्थिति 0 डिग्री से कितनी है, सिर्फ 8 डिग्री 4 मिनट की नॉर्थ पर है। मतलब 0 डिग्री से 8 डिग्री ऊपर ही क्या है, भारत की अवस्थिति शुरू हो जाती। इस वजह से क्या होता है, भारत में कहीं ना कहीं लो प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाता है। और जब लो प्रेशर जनरेट होता है या कहीं निम्न वायु दाब भारत के सेंट्रल इंडिया इस क्षेत्र पे क्या होता है, लो प्रेशर जनरेट होता है। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, लू जैसी पवनें, स्थानीय पवनें जो कि गर्म और शुष्क पवनें होती हैं, वो यहाँ चलना शुरू होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक चीज और समझेंगे इसी में, ठीक है। अभी हम क्या बताएं, इस समय क्या होता है, भारत के कुछ हिस्सों में, कुछ विशेष हिस्सों में क्या होता है, हमें वर्षा प्राप्त होती है। और उस वर्षा, स्थानीय रूप से उस वर्षा को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि ये क्या है, मानसून, सॉरी, इसको हम क्या कहेंगे, मानसून पूर्व वर्षा कहेंगे। क्योंकि मानसून तो हमारा कब से शुरू होगा, 21 जून से लेके 23 सितंबर के बीच तक शुरू होगा, या मध्य सितंबर तक, 15 सितंबर तक क्या होता है, मानसून कंप्लीट हो जाता है। फिर सितंबर से लेके आगे जब चलते हैं तो वहां से क्या होता है, रिट्रेटिंग मानसून शुरू हो जाता है। दैट मीन्स वहां से मौसम वापस होना शुरू हो जाता है, ठीक है, लौटता हुआ मानसून कहते हैं, ठीक है। जब मानसून पूर्व जो वर्षा होती है, कुछ स्पेशल जगह पर इनको स्पेशल नाम दिया जाता है। जैसे असम में क्या होती है, चाय की वर्षा होती है, क्योंकि असम में इस समय वर्षा होने से, ग्रीष्म ऋतु के समय यहाँ असम में क्या होता है, वर्षा होने से चाय का उत्पादन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ना कि घटता है। कई बार ये भी स्टेटमेंट दे सकता है कि ग्रीष्म ऋतु पूर्व जो वर्षा होती है या मानसून पूर्व वर्षा होती है, उससे असम में चाय की बागानों के क्या होता है, नुकसान होता है। तो ये गलत है। जबकि क्या होता है, असम में जो चाय वर्षा या कहीं स्पेशल जो नाम दिया गया चाय वर्षा, उससे क्या होता है, तो वहाँ की चाय के उत्पादन में वृद्धि हो जाती है या कहें चाय के लिए लाभदायक है। केरल में इस समय क्या होता है, आम्र वर्षा होती है, मतलब यहाँ पे आम भी क्या होते हैं, इस समय से पकने शुरू हो जाते हैं। कर्नाटक में कॉफी की वर्षा होती है, इसी को स्पेशल नाम या कहें एक और नाम दिया जाता है जिसको चेरी ब्लॉस भी कहते हैं, ठीक है। बंगाल में काल बैसाखी इसलिए बोलते हैं कि इस समय क्या होते हैं, बादल बहुत काले पड़ जाते हैं और खूब क्या हो,
बिजली कड़कती है और बिजली चमकती भी है। तो इस वजह से बंगाल में क्या कहते हैं, इस वर्षा को क्या कहते हैं, मानसून पूर्व वर्षा, जो कि ग्रीष्म ऋतु में होती है उसको काल वैशाखी बोलते हैं। उड़ीसा में इसको नार्वेस्टर बोलते हैं। ये फैक्ट जरूर है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ जलवायु जो कि मानसूनी वर्षा को बताया गया है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है उसको बताया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भारत में कई बार शीत ऋतु में भी और ग्रीष्म ऋतु में भी कुछ स्पेशल जगहों पर, कुछ स्पेशल स्टेट्स में क्या होती है, हमें वर्षा मिलती है। जैसे शीत ऋतु में देखा पंजाब, हरियाणा, यूपी और कभी कभी राजस्थान के क्षेत्रों में क्या होता है, वर्षा प्राप्त होती है। जैसे राजस्थान में जब वर्षा होती है शीत ऋतु के दौरान उसको मावट बोलते हैं। और इस वर्षा जो शीत ऋतु के समय वर्षा होती है उससे भारत की औसत वार्षिक वर्षा का हमें कम से कम 3% वर्षा का वर्षा मतलब पानी प्राप्त होता है। वहीं पर हम ग्रीष्म ऋतु में जब देखते हैं मानसून पूर्व वर्षा जो होती है उसका लगभग, मानसून पूर्व वर्षा से भारत की औसत वार्षिक वर्षा का 10% हिस्सा हमें इसी मानसून पूर्व वर्षा से जल की प्राप्ति हो जाती है, या कहें वर्षा जल की प्राप्ति हो जाती है। उड़ीसा में इसको क्या बोलते हैं, हम नार्वेस्टर बोलते हैं, ठीक है। ये स्पेशल कुछ नाम है, इनको याद रखिएगा, वनडे एग्जाम पीसीएस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कभी कभी ये स्टेट्स का नाम दे देते हैं और सामने ये नाम दे देंगे आपको, और आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है, इनको जोड़ी मिलान करना है, ठीक है। इस समय क्या होता है, जो ये वर्षा होती है काफी ठंडर, मतलब बिजली कड़कती चमकती है, ठीक है। इसलिए बंगाल में इसको क्या कहते हैं, काल वैशाखी। काल मतलब एक प्रकार से मृत्यु का संकेत माना जाता है। और इस समय बादल भी क्या हो जाते हैं, बहुत काले हो जाते हैं, एक डरावना मौसम होता है, ठीक है जी। आपको ग्रीष्म ऋतु समझ में आ गई, कब होगी भारत में ग्रीष्म ऋतु, और इस समय क्या क्या भारत में स्थिति बनती है, वर्षा की स्थिति क्या होती है, किन स्थानों में या किन स्टेट्स में स्पेशल टाइप की वर्षा होती है, या कहें इन स्थानों पे इस वर्षा को स्पेशल नाम कौन कौन सा दिया जाता है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे, दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, ये हमारा जो मेन है कि वर्षा भारत में जो मेन मौसम, जलवायु जो मौसम होता है, या कहें वर्षा का मौसम जब शुरू होता है, या कहें मानसून वर्षा जो है भारत में, वो कब से शुरू होती है और किससे शुरू होती है, वो दक्षिण पश्चिम मानसून से शुरू होती है। इससे पूर्व हम कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज क्लियर कर लेते हैं सूर्य तप से संबंधित, ठीक है। चलिए इसको समझ लेते हैं, इसमें हमने कुछ लिख रखा है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी अभी भी, बाकी की जो आगे की एनसीईआरटी पढ़ेंगे इसमें भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये समझना है कि पृथ्वी पर ताप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, क्योंकि जहां पर ताप का वर्गीकरण वितरण जैसा होगा वहां पर जलवायु उस प्रकार की होगी। अगर भारत में शीत एक प्रकार से ठंडा क्षेत्र होगा तो वहां पर वर्षा कम होगी, क्योंकि वहां पर लो प्रेशर जनरेट होगा। इसको इस चीज को समझ आइएगा। पहले इसको कनेक्ट करते हुए देखेंगे, भारत में जो पेटियां बनती हैं, व्यापारिक पौनों की जो पेटियां बनती है उसको इससे कनेक्ट करते हुए समझेंगे। ये नेक्स्ट एनसीईआरटी बुकों का टॉपिक है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, 5 से 10 मिनट ही लगेगा। सूर्य तप का जो वितरण होता है वह अक्षांशीय स्थिति पर भी निर्भर करता है, मतलब लैटिट्यूडनल लोकेशन पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। जो लैटिट्यूड का जो अवस्थिति है किसी स्थान की, उस आधार पर भी उस स्थान को क्या होता है, सूर्य की मात्रा निर्धारित होती है कि उस स्थान को सूर्य की मात्रा कैसी प्राप्त होगी। जैसे भारत में देख ले, भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन क्या विषुवत रेखा के पास स्थित है, या क्या भूमध्य रेखा के पास स्थित है। एक मिनट, चलिए सॉरी। साथ ही साथ घूर्णन गति तथा परिक्रमण गतियां भी निर्धारित करती हैं कि किस स्थान पर कैसा सूर्य तप प्राप्त हो गया। जैसा कि अभी 4 स्थितियां हमने देखी थी, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर की स्थिति में देखा था कि सूर्य तप की मात्रा कहां पर कैसी है, और साथ ही साथ ये देखा था इन्हीं 4 डेटों पे
21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर की डेटों में देखा था कि दिन और रात की अवस्थितियां कैसी हैं। जैसे 21 मार्च और 23 सितंबर के बीच हम देखा था कि ये विषुव की स्थिति है या कहें इक्विनॉक्स की कंडीशन है। इस समय पूरी पृथ्वी पर क्या होता है, दिन और रात की अवस्थितियां सेम होती हैं, क्योंकि सूर्य कहाँ पर लंबवत चमक रहा होता है, विषुवत रेखा पर चमक रहा होता है। जब हम इसको आगे देखे थे कि 21 जून और 22 दिसंबर की स्थितियों में देखा था, जहां 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा था। इस दौरान क्या हो रहा था, उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि, समय अवधि क्या थी, ज्यादा थी और रात क्या थी, छोटी थी। मतलब ये हुआ कि सूर्य तप इस समय पर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा प्राप्त होगा। वहीं 22 दिसंबर में देखे थे मकर रेखा पर क्या कर रहा था, सूर्य लंबवत चमक रहा था। इस वजह से दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि ज्यादा जबकि रातें छोटी हो रही थी। इस वजह से दक्षिणी गोलार्ध को क्या हो रहा था, सूर्य तप की मात्रा उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा ज्यादा प्राप्त हो रही थी। तो ये आपको क्लियर हुआ कि घूर्णन गतियां और परिक्रमण गतियां कैसे सूर्य तप को प्रभावित करती हैं, कि किस क्षेत्र को सूर्य की जो ऊष्मा है वो कैसे वितरित होगी। वायुमंडलीय पारदर्शिता, अब आप सोचिए जब बादल क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं हमारे ऊपर, तो हमें क्या होता है, सुकून मिलता है गर्मी के सीजन में। जब बादल आ जाते हैं लगता है कि हाँ सूर्य जी को किसी ने बादल ने ढक दिया या कहें छाता लग गया ऊपर। तो उस समय क्या होता है, जब वायुमंडलीय पारदर्शिता कम होती है तो क्या होता है, सूर्य तप की मात्रा कम प्राप्त होती है, क्योंकि मैक्सिमम जो सूर्य की किरणें होती है वो ऊपर ही क्या हो जाते हैं, परावर्तित हो जाते हैं। ठीक है। सागर एवं स्थलीय वितरण, साथ ही साथ सागर तट से दूरी। अगर कोई ऐसा स्टेट है या कहें कोई कंट्री है जो कि कंप्लीटली लैंड लॉक्ड है या कहें भूमि स्थलबद्ध है, तो वहां पर क्या होगा, सागर से कनेक्टिविटी ना होने की वजह से क्या होगा, वहां की जलवायु भी क्या होगी, प्रभावित होगी। अगर सागर तट से दूरी जैसे देखेंगे कि हमारे मुंबई, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका, तमिलनाडु, ऐसे रीजन में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ की जलवायु या यहाँ के मौसम में ठंडी और गर्मी में हमें ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर दिन और रात का मौसम हमें ज़्यादा समझ में नहीं आता। ठीक है, मतलब यहाँ पर समतुल्य जलवायु देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि सागर क्या होते हैं, देर से ठंडे और देर से गर्म होते हैं, वहीं पर स्थल क्या होते हैं, जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं। तो जब दिन में क्या होता है, स्थल बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, तो पवन की गतियां कहाँ से होती हैं, स्थल से सागर की तरफ होती हैं। वहीं पर जब स्थल ज्यादा गर्म हो जाते हैं तो स्थल ज्यादा गर्म होने से क्या होता है, स्थल की जो पवनें हैं वो उधर ऊपर जाती हैं और वो वहां पर क्या होता है, लो प्रेशर जनरेट होता है। उस वजह से क्या होता है, सागर का जो हाई प्रेशर है वहां से पवनें स्थल की तरफ चलती हैं। वहीं पर जब हम देखेंगे रात में देखेंगे कि क्या होगा, सागर स्थलीय भाग क्या होगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसकी विशिष्ट ऊष्मा इस अनुसार होती है कि वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे होते हैं स्थल। तो स्थल क्या हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो वहां पर हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा। वहीं पर महासागर का जो तटीय भाग है वो क्या हो जाएगा, देर से ठंडा होगा। इस वजह से क्या होगा, वहां पर लो प्रेशर जनरेट होगा और स्थल में क्या होगा, हाई प्रेशर जनरेट होगा। और देखेंगे कि स्थल से सागर की तरफ क्या होंगे, पवनें प्रवाहित होंगे। तो इस अनुसार देखा जाता है कि वहां ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ज्यादा ही ठंड पड़ती है, समतुल्य जलवायु को देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं सागर तट से दूरी स्थल की क्या करती है, निर्धारित करती है कि वहां की जलवायु कैसी होगी या वहां का मौसम कैसा होगा। मौसम कैसा होगा, जलवायु तो औसतन होता है 30 वर्षों का किसी स्थान विशेष का। भू आकृतिक उच्चावच, जैसे कि आप देखेंगे कोई, एक मिनट, जैसे कोई एक पहाड़ है, तो आप अगर यहाँ पर एक पॉइंट ए मान लेते हैं, ये बी पॉइंट मान लेते हैं, ये सी पॉइंट मान लेते हैं, तो यहाँ पर डी मान लीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा कंपेयर टू, अगर यहाँ पर टेम्परेचर बी मान लें, टेम्परेचर 2 मान ले, ये टेम्परेचर 1 है, यहाँ पर T3 है, ये T4 है। तो जैसी ऊंचाई बढ़ती, वायुमंडलीय जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ती है, तो वहां पर क्या होता है, ताप कम होने लगता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर T1 पे होगा, फिर T2 पे होगा, T3 पे होगा, फिर T4 पे होगा। तो सबसे ज्यादा हमें T1 पे मिलेगा, सबसे कम हमें T4 पे टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उच्चावच संबंधी भू आकृतिक उच्चावच भी निर्धारित करता है कि वहां का तापक्रम कैसा होगा, वहां पर ताप कैसा प्राप्त होगा। ठीक है, पवन, जल धाराएं ये भी डिसाइड करती है। जैसे पवन हमने बताया कि रात के समय क्या होता है, स्थलीय जो पवन होते हैं वो सागर की तरफ चलने लगते हैं भारतीय तटीय क्षेत्र में।
तो इस वजह से क्या होता है, स्थल भाग क्या हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, वहीं जल धाराएं जैसे कुछ स्पेशल जल धाराएं ला लीना और एल नीना का देखते हैं, तो जल धाराएं भी निर्धारित करती हैं कि वहाँ का मौसम कैसा होगा। मानव जनित कारक, मानव जनित कारक तो आप फेमस है आजकल, यही डिमांड में रहता है डिस्कशन के कि क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ हम ही मानव निर्भर हैं और हम ही प्रभावित हैं। तो इस चीज को देखेंगे। ठीक है, कुछ और चीज जो बताना चाहें, 1 मिनट। चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, एनसीईआरटी को लेते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, जब आप इसको देखेंगे, सॉरी इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ी, वेट करिएगा 2 मिनट। ठीक है, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। ठीक है, इसकी स्थिति देखिएगा कहाँ से कहाँ बह रही है। ठीक है, वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। चलिए एक हम मतलब पृथ्वी में स्थिति को देख लेते हैं, या चलिए पृथ्वी को ही देख ले, सॉरी अर्थ को। ये भारत हो गया हमारा। ठीक है, अब आप देखेंगे, 1 मिनट इसको थोड़ा सा छोटा बना। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी विषुवत रेखा है, 0 डिग्री इक्वेटर है। ठीक है, ये हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये मौसम का समय कब है हमारा, दक्षिण पश्चिम मानसून कब से शुरू होता है, 21 जून, या कहें लगभग 1 जून के आसपास भारत में एंट्री कर जाता है। आप इस फिगर को देखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, केरल से हमारा 1 जून के आसपास मौसम स्टार्ट हो जाता है चलना। 5 जून के आसपास क्या होता है, यहाँ से शुरू हो जाता है, लगभग भूटान तक पहुंच जाता है। फिर 10 जून के आसपास हमारा क्या होता है, ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार इन क्षेत्रों में पहुंच जाता है। 15 जून के आसपास हमारे सेंट्रल इंडिया तक, या कहें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन हरियाणा, पंजाब, इन सब क्षेत्रों में क्या हो जाता है मौसम, या कहें मानसूनी पवनें पहुंच जाती हैं और वर्षा करने लगते हैं। तो इस चीज को कनेक्ट करिएगा। चलिए कुछ स्पेशल चीजें बतानी, जैसे 21 जून हम क्या मानते हैं, यहाँ पर कर्क रेखा लंबवत चमकने लगता है। हम ले लेते हैं अभी यहाँ पर 1 जून को ले लेते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इस समय क्या हो गया है, सूर्य की स्थिति कर्क रेखा के नजदीक आ गई है, मतलब मकर रेखा से होते हुए कर्क रेखा, सूर्य किस तरफ आ रहा है, कर्क रेखा की तरफ आ रहा है। या कहें अब दक्षिणायन खत्म हो गया, अब उत्तरायण सूर्य का होने लगा। जब उत्तरायण हो रहा है तो सूर्य कहाँ पर हो गए, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, 21 जून के आसपास सूर्य विषुवत रेखा को क्रॉस कर चुका होता है, उसकी किरणें अब क्या होती हैं, विषुवत रेखा के ऊपर लंबवत चमकने लगते हैं। जब सूर्य की किरणें लंबवत इक्वेटर के ऊपर चमकेंगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सूर्य तप की मात्रा, 1 मिनट, यहाँ पर क्या होगी, सूर्य तप की मात्रा क्या होगी, ज्यादा प्राप्त होगी उत्तरी गोलार्ध में। जब सूर्य तप की मात्रा इधर क्षेत्रों में, या कहें उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा प्राप्त होगी, जहां सूर्य तप की मात्रा ज्यादा होगी, तो वहां पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। आप ऐसे समझिए जैसे कुकर में हम चावल चढ़ाते हैं या दाल चढ़ाते हैं तो देखते हैं प्रेशर, मतलब जलवाष्प गर्म होने की वजह से क्या होता है, गर्म जलवाष्प या गर्म हवा क्या होती है, ऊपर की तरफ उठती है। तो जब यहाँ का स्थल ज्यादा गर्म हो जाएगा तो यहाँ की पवनें क्या होंगी, ऊपर की तरफ उठने लगेंगे। जब पवनें यहाँ की ऊपर की तरफ उठ जाएंगी तो यहाँ के क्षेत्र कैसे होंगे, लो प्रेशर जनरेट हो जाएंगे। मतलब इस क्षेत्र में क्या हो जाएगा, सभी जगह लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, भारत के ऊपर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि सूर्य की स्थिति उत्तरायण हो गई, लगभग कर्क रेखा के आसपास आ गई है, और मकर रेखा में क्या है, दक्षिणायन है। सॉरी, वहां पर क्या हो गया, मकर रेखा से काफी दूर है, वहां पर क्या होगा, अब ठंडा सीजन। अब मरुस्थ जो हमारा सागर है वहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। मतलब हम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आसपास देखेंगे, हिंद महासागर के दक्षिण में देखेंगे तो वहां पर क्या हो गया होगा, हाई प्रेशर हो गया, क्या होगा, होता ही है एक समय। एक तो मैप निकाल लेते हैं इंडिया का यहाँ पर, 1 मिनट रुकेगा थोड़ा, बहुत गर्मी है।
गर्मी का सीजन ही चल रहा है। एक मिनट, तो कहीं भारत का मैप नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। चलिए हम समझाते हैं ऐसे। आप अपनी बुक भी खोल के रख सकते हैं, एटलस भी खोल के रखिए अपने सामने, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इस चीज़ को समझिए कि जब सूर्य का उत्तरायण हो गया है तो हमारे दक्षिणी हिंद हिंद महासागर में क्या होगा, हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि अब सूर्य की किरणें लगभग कर्क रेखा के आसपास क्या होंगी, लंबवत चमक रही होंगी, या कहें विषुवत रेखा के दक्षिण में या दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो गया, अब हाई प्रेशर जनरेट होगा। और उसी से ज़्यादा, उतना ही प्रवीण, जितना हाई प्रेशर, ज़्यादा कठोर या कहें हार्ड हाई प्रेशर हमें दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलेगा, उतना ही हार्ड हमें लो प्रेशर हमें देखने को मिलेगा उत्तरी गोलार्ध में, या कहें भारत जैसे भारत के स्थलीय भाग में। अब पवने क्या होंगी, जो व्यापारिक पवने यहाँ से इक्वेटर से, जैसे ये पृथ्वी है और जो इक्वेटर है, तो पवने कैसे चलती है, ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई, तो पवने ऐसे चलती है। ठीक है, ठीक है, व्यापारिक पौने। अब क्या होगा, ये जो व्यापारिक पौने हैं ये सीमित थी यहाँ पर क्या था, 0 डिग्री इक्वेटर। अब आप देख रहे हैं 23 जून के आसपास, सॉरी 21 जून के आसपास कर्क रेखा, सूर्य कहाँ पर आ गया, कर्क रेखा के पास आ गया। ठीक है, यहाँ पर कर्क रेखा 21 जून के आसपास कर्क रेखा के आसपास सूर्य आ गया, मतलब लंबवत किरणें कहाँ पर पड़ रही हैं, कर्क रेखा पर पड़ रही हैं, और यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट होगा। ये किरणें, ये हवाएं क्या है, ऊपर की तरफ उठेंगे क्योंकि गर्म हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट होने की वजह से ये जो पवनें विषुवत रेखा तक जाती थी और वापस ऊपर उठ जाती थी, अब ये क्या करेंगे, ये विषुवत रेखा को क्रॉस करके कहाँ चली जाएंगे, हिंद महासागर के क्षेत्र में चली जाएंगी। और यही जो पवनें हैं जो हिंद महासागर में क्रॉस करके चले, विषुवत रेखा को क्रॉस करके हिंद महासागर में चली गई हैं, वो अब क्या करेंगी, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की भूमिका निभाएंगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। एक मिनट, अब जो यहाँ से पवनें चल रही थी नीचे से, ये कहाँ चली जाएंगी, विषुवत रेखा को क्रॉस करके भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून की भूमिका निभाएंगे। अब ये पवनें क्या करेंगे, भारत के दक्षिण पश्चिम से क्या करेंगे, भारत के आंतरिक भागों में इंटर करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये पवनें कहाँ से चल रही, सागर से स्थल की ओर चल रहे हैं। जब पवनें सागर से स्थल की ओर चलती हैं तो उनमें आर्द्रता बढ़ जाती है, मतलब जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। अब आप और स्थलाकृतिक भूआकृतिक विशेषता भारत की देखी ही थी, नहीं देखी तो बता देते हैं, याद हो, दिखाए थे, बताए भी थी मैप में कि कहाँ पर कैसे कैसे स्थलाकृतिक अवस्थितियां हैं भारत में। चलिए वापस उन चीजों को आपको क्रिएट कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिम में क्या है, यहाँ पर भारत के दक्षिण पश्चिम में क्या है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर क्या है, वेस्टर्न घाट है। और आपको ये भी बताए थे कल की वेस्टर्न घाट की ऊंचाई क्या है, पश्चिमी घाट से ज्यादा है। तो अब जो व्यापारिक पवनें यहाँ से चल रही हैं, जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें हैं, ये भारत के दक्षिण पश्चिम से एंटर कर रही हैं भारत की ओर, तो ये क्या करेंगे, पश्चिमी घाट से टकराएंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, काफी मात्रा में वर्षा करेंगे। कुछ पवनें यहाँ से राजस्थान के क्षेत्र से होती हुई, अरब सागर से होती हुई कहाँ चली जाएंगे, यहाँ पर हिमालय से टकरा के क्या करेंगे, नॉर्थ इंडिया में वर्षा करेंगे। मतलब जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन क्षेत्रों में वर्षा करेंगे। और कुछ पवने अरब सागर की जो दूसरी विखंडित शाखा होगी वो बंगाल की खाड़ी से होते हुए क्या करेंगे, इन क्षेत्रों में वर्षा करेंगे। तो भारत में मानसूनी पवने जो होती हैं, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने होती हैं, वो कैसी अपनी भूमिका को निभाती हैं और भारत में कैसे एंटर करती है, और उनकी कौन कौन सी भारत की स्थलाकृतियां हैं वो उनके वर्षा क्षेत्र को निर्धारित करते हैं। अब आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में, भारत के इस क्षेत्र में वेस्टर्न घाट वाले रीजन में बहुत मात्रा में वर्षा हो जाएगी। और आप इसी के पीछे देखेंगे, वेस्टर्न घाट के पीछे देखेंगे कि इस क्षेत्र में क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र है। ये क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र। अब ये वृष्टि छाया क्षेत्र कैसे बना, अब आप देखेंगे कि जब व्यापारिक जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने पश्चिमी घाट से टकराएंगी और अपनी, जैसे एक और कॉन्सेप्ट होता है रुद्धोष्म शीतलन, रुद्धोष्म शीतलन
रुद्धोष्म शीतलन क्या होता है, इसमें जो होता है जब पवने क्या होती है, गर्म पवने क्या होते हैं, जब आर्द्रता युक्त पवने एकाएक क्या करती है, ऊंचाई पे उठ जाती है या ऊपर की तरफ चली जाती है, ढाल के सहारे ऊपर की तरफ उठती हैं, तो जो उनके घनत्व होता है, ठीक है, उसमें आयतन में वृद्धि होने से उनके घनत्व में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, और वो क्या करती हैं, जल्द, बहुत जल्द क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती है। और ठंडी होने से क्या होता है, वो जलवाष्प जो होता है वो क्या हो जाता है, जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है, और एकाएक यहाँ पर खूब सारी क्या होती है, वर्षा हो जाती है। इसी वजह से कभी कभी केरल में क्या देखा जाता है, बाढ़ की स्थिति देखी जाती है, कभी कभी क्या, आए दिन या हर साल लगभग बाढ़ की स्थिति कहीं ना कहीं देखी जाती है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि वेस्टर्न घाट के पीछे क्या होता है, यहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र देखने को मिलता है, और इसकी वजह क्या है कि जो आर्द्रता होती है वाष्प जल की, वो क्या हो जाती है, यहाँ पर कम हो जाती है, या कहें जल की जो आर्द्रता होती है इस क्षेत्र में ही पूरी वर्षा कर देती है, और इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र। और जो जो बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की, ये क्या करती है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या करती है, बारिश करती है। ठीक है, और जो हमारे सेंट्रल इंडिया तक जाती है, और यहाँ पर जो हमारी हिमालय संतरी की तरह रक्षा करता है, साथ ही साथ ये क्या करता है, हमारे क्षेत्र में वर्षा में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर बाय द वे ये अगर हिमालय ना हो तो ये जाके कहाँ वर्षा करेंगे, ये पवने बंगाल की खाड़ी वाली पवने या अरब सागर की पवने क्या करेंगे, ये सीधे जाएंगे और चाइना जैसे देशों में क्या करेंगे, बारिश करेंगे। लेकिन ये हिमालय हमारे क्या करता है, एक तो उत्तरी ध्रुव से जो चलने वाली ठंडी पवने हैं, ध्रुवीय पवने हैं, उनसे सुरक्षा प्रदान करता है, साथ ही साथ भारत को एक समृद्ध मानसूनी युक्त या कहें वर्षा युक्त क्षेत्र में परिवर्तित करता है, जिससे यहाँ पर क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा कृषि हो सके। इसलिए भारत में देखी जाती है कि मानसून के समय अच्छी बारिश होती है, और उसी के बाद क्या होता है, किसान क्या करते हैं, अपनी खेती करना शुरू करते हैं, या कहें यहाँ के किसान क्या है, पूरी तरीके से मानसूनी वर्षा पर निर्भर। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि रुद्धोष्म शीतलन से क्या होता है, या जो उच्चावच है वो कैसे हमारे वर्षण को निर्धारित करते हैं, वर्षण क्षेत्र को या वितरण को निर्धारित कर रहे हैं। जैसे पश्चिमी घाट की स्थिति क्या निर्धारित करती है कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में क्या हो रहा है, ज्यादा वर्षा होती है, वहीं पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्र में हमें वृष्टि छाया क्षेत्र देखने को मिलता है। वहीं जो दक्षिण पश्चिम मानसून की दूसरी शाखा होती है, जो बंगाल की खाड़ी के सहारे क्या होती है, भारत के उत्तर पूर्व में या उत्तर मध्य क्षेत्र में एंटर करती है, वो क्या करती है, हिमालय से टकरा कर क्या करती है, हमारे गिरिपदीय क्षेत्र या शिवालिक से दक्षिण के क्षेत्र में क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा करती है। और वहीं नॉर्थ ईस्ट में क्या है, गारो, खासी, जयंतिया, मिश्मी, ये सब क्या होती हैं, इन सब पहाड़ियों से भी ये शाखाएं टकराती हैं और वहाँ पर बड़ी मात्रा में वर्षा करती हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई, बहुत अच्छा। अगर क्लियर हो गई है तो अच्छा है, नहीं है तो वापस इसको सुन सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये आपकी गड़बड़ाई तो मामला समझो गड़बड़ आ गया, तो बेटर है चीज़ों को समय के साथ समझें और जोड़ते जाएं। आपके रुद्धोष में शीतल ये सब चीज़ें आगे की क्लासेस में आएंगी, लेकिन ये छोटी चीज़ें हैं, अगर कनेक्ट कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है, और नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, तो आगे जो आने वाली बुक्स के चैप्टर हैं हम वहाँ पर इस चीज़ को वापस समझाएंगे, शुरू से ही समझाएंगे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता किसी चीज़ को कनेक्ट करने या समझाने में। ठीक है, बस आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि जो कर रहे हैं वो आज का और अभी ही क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। यह मानसून के आने का तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय बस पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के स्थल से की ओर से बहते हुए 2 शाखाएं हमें देखने को मिलती है, एक बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलती है, ठीक है, और एक हमें कहाँ देखने को मिलती है, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, एक हमें बंगाल की खाड़ी की शाखा मिलती है और एक अरब सागर की शाखा मिलती है, जो कि पूरे भारत में क्या करती है, वर्षा करते हैं। ये अपने साथ नमी भी लाती हैं, क्योंकि ये सागर से स्थल की ओर बह रही हैं, सागर के से स्थल की ओर बह रही हैं, तो इसमें क्या हो जाएगी, आर्द्रता खुद ब खुद ग्रहण कर लेंगे। जब सागर की सतह से टकराते हुए चलेंगे कि क्या करेंगे, आर्द्रता को ग्रहण करेंगे। ठीक है, वहीं पर जब हम लू पढ़े तो ये क्या कहते हैं, गर्म है और साथ ही साथ शुष्क है। क्यों, क्योंकि ये स्थलीय पवने हैं या स्थल पर चलने वाली स्थानीय पवने हैं। तो स्थलीय पवनों में देखा जाता है कि वहां पर जल जैसे या कहें वाटर बॉडीज की कमी की वजह से इसमें आर्द्रता की कमी देखी जाती है। ठीक है, ये सब आपकी क्लियरिटी हो गई हुई। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है, और साथ ही साथ ये कहीं पवन पहाड़ ही या पर्वत या पठारी क्षेत्र ही निर्धारित करते हैं कि किस क्षेत्र में वर्षा का वितरण कैसा होगा और कहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र या मरुस्थलीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। जैसे कि पश्चिमी घाट के पूर्व में देखे थे, ठीक है, तो वहां पर हमें देखने को मिला क्या था,
वृष्टि छाया क्षेत्र था, साथ ही साथ कुछ रेगिस्तानी या मरुस्थलीय क्षेत्र जैसे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु। अब हम देखते हैं, यह है भारत अपना, सॉरी मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये हो गया हमारा भारत। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये 21 जून से लेकर, जब हमने स्थितियां देखी थी, एक बार वापस स्थिति देख लीजिए। ये देखे थे हम, यहां से हमारा क्या होता है, ये यहां पर हमें देखना क्या मिलता है, मानसून पूर्व वर्षा देखने को मिलती है। यहाँ पर मानसून पूर्व वर्षा कब होती है, मार्च से जून के बीच, और जून से लेकर हमें लगभग मध्य सितंबर तक देखने को मिलती है मानसूनी वर्षा। और यहाँ से ऑटम से या कहें सितंबर से हमें वापस दिसंबर तक हमें लौटते हुए मानसूनी वर्षा मिलेगी, लौटते हुए मानसून की वर्षा देखने को मिलेगी, लौटते हुए मानसून की वर्षा हमें देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि पूरे वर्ष भर हमें क्या होती है, भारत में वर्षा देखने को मिलती। बस ये अलग चीज है कि यहाँ पर वर्षा की मात्रा क्या होती, कम होती है। जैसे शीत ऋतु में 3% मिलती है औसत वार्षिक वर्षा का, वहीं पर हम जब देखते हैं ग्रीष्म ऋतु में या कहें मानसून पूर्व वर्षा लगभग 10% मिलती है औसत वार्षिक वर्षा का। और इस समय हमें सबसे ज्यादा 80% हमें इस टाइम पे मिलती है, और कुछ परसेंट हमें इस समय पे मिल जाती है, जिसको लौटते हुए मानसून के वर्षा के रूप में देखते हैं। चलिए वापस चलते हैं उसी अपने फिगर पे। अब आप देखेंगे कि इस समय पवन स्थल भाग से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, और यह मानसून लौटते मौसम का होता है। अब आपको एक चीज फिगर बताए थे कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर हो गया। तो यहाँ पर जो व्यापारिक पवनों की पेटियां होती हैं, वो हमें कहाँ से कहाँ देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच। तो यहाँ पर पवनें ऐसे चलती हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ, कहाँ कहाँ से कहाँ चलती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 0 डिग्री इक्वेटर के बीच, तो पवनें पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती हैं। अब आप देखेंगे कि 21 सितंबर से दिसंबर के बीच क्या होता है, पवनें क्या होती है, वापस क्या होता है, क्योंकि अब क्या होता है, दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर एक बार और फिगर दिखा देते हैं, फिगर से चीजें ज्यादा याद होती हैं और ज्यादा अट्रैक्टिव भी होती हैं, तो कोशिश करते हैं कि आपको बार बार चीजें दिखाते रहें। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा था, 21 जून, सॉरी, आप यहाँ पर देखिए 21 जून पर क्या था, सूर्य की किरणें लंबवत कर्क रेखा पर चमक रही थी। यहाँ पर तो उत्तरायण था, मतलब मार्च से लेके 21 जून के बीच क्या हो गया था, उत्तरायण शुरू हो गया था। अब आप यहाँ से देखेंगे 21 जून से 23 सितंबर तक क्या था, अब कहीं ना कहीं सूर्य वापस क्या हो रहा है, दक्षिण की तरफ, कर्क की तरफ विषुवत रेखा तक जा रहा है। अब सूर्य क्या करेगा, यहाँ से कर्क रेखा से कर्क रेखा से कहाँ की तरफ जाएगा, अब ये विषुवत रेखा की तरफ जाएगा। कर्क रेखा खिस कर्क रेखा से कहाँ की तरफ जाएगा, विषुवत रेखा की तरफ जाएगा। अब आगे देखेंगे कि ये सूर्य वो पृथ्वी क्या होगी, या कहें सूर्य की किरणें वापस विषुवत रेखा से मकर रेखा की तरफ जाएंगे। अब आप जानते हैं कि जब मकर रेखा की तरफ सूर्य की किरणें जाएंगे तो इसी को बोलते हैं दक्षिणायन। ठीक है, और जब दक्षिणायन होगा तो क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा। जब हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा तो क्या होगी, अब पवने कहाँ की तरफ चलने लगेंगे, स्थल से सागर की तरफ चलने लगेंगे। तो आप देखेंगे कि पवने अब क्या करेंगे, स्थल से सागर की तरफ चलने शुरू हुई, तो कुछ पवने क्या होंगी, बंगाल की खाड़ी से होते हुए यहाँ पर हमारे तटीय क्षेत्र जैसे कुछ क्षेत्र आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्या करेंगे, वर्षा करती हैं। तो इसी को बोलते हैं लौटते हुए मानसून की वर्षा। क्या कहते हैं, लौटते हुए मानसून की वर्षा। ये चीज छोटी है और कॉन्सेप्चुअल है, आसानी से समझ में आने वाली है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा।
Excuse ठीक है। तो आप देखते हैं कि लौटते हुए मानसून से वर्षा हमारे ये पूर्वी तटीय क्षेत्र में प्राप्त होती है। तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश होगा, इन सब क्षेत्रों में क्या होता है, हमें लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है। और क्यों होती है, क्योंकि अब स्थल से क्या हो रही है, पवनें बंगाल की खाड़ी से होते हुए क्या कर रही हैं, सागर की तरफ गति कर रही है या वहां से प्रवाहित हो रही है। ठीक है। लौटते हुए मानसून का मौसम या शरद ऋतु इसी को बोलते हैं। इस समय क्या होता है, सॉरी, लौटते हुए मानसून या शरद ऋतु कहते हैं। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी से बहती है। यह मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में पाई गई मौसम की औसत दशा को क्या कहते हैं, जलवायु। जैसा कि अभी हम मौसम को पढ़ रहे थे, तो मौसम क्या था, किसी स्थानीय विशेष में दैनिक ताप, आर्द्रता तथा वायु की गति को ही क्या कहते हैं, या वायु दाब की स्थिति को क्या है कहते हैं, वहां का मौसम कहते हैं। जबकि किसी स्थान पर अनेक वर्षों और अनेक वर्षों को ऐसा एवरेज मान ले 30 ईयर्स के एवरेज को में मापी गई और मौसम की औसत दशा को ही क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। और इसी औसत माप के आधार पर हम भारत की जलवायु को कैसे कहते हैं, मानसूनी जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं, मानसूनी जलवायु कहते हैं। ठीक है। अरे आज हिंदी भी गलत हो रही है। क्या कहते हैं, मानसूनी जलवायु कहते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिक उत्तर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। तो भारत की वर्षा बेसिकली किस पर निर्भर है, इसी मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा होने से, और पर्याप्त वर्षा होने से मतलब है कि अच्छा उत्पादन भारत में होगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो कि बहुत ही इजी हैं। अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा, सही उत्तर का आपको टिक करना है। फसल प्रभावित होगी या नहीं होगी। जब मानसूनी वर्षा नहीं होगी और पूरी तरीके से कृषक क्या है, भारतीय कृषक क्या है, मानसूनी वर्षा पर निर्भर है, तो क्या है, क्लियर ही है कि वहां पर क्या होगा, सही फसल नहीं होगी। कुएं का पानी का स्तर ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा। गर्मी का मौसम छोटा होगा या लंबा होगा, लंबा होगा। जब वर्षा ज्यादा होती है तो तापमान क्या हो जाता है, गिर जाता है। जैसे गर्म तवे में पानी डाल दें तो क्या हो जाएगा, ठंडा हो गया। जब पत्थर जब गर्म हो जाता है, जब गर्मी के सीजन में हम कहीं चलते हैं और पत्थर पड़ जाए तो वो बहुत गर्म लगता है, उसी में अगर हम पानी डाल दें तो क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार जब स्थल भाग गर्म हो जाता है गर्मी के सीजन में और बारिश होने से क्या हो जाता है, वहाँ ठंडक आ जाती है। ठीक है। भारत के मानचित्र पर इस पैराग्राफ में दिए गए स्थानों को आपको चिन्हित करना है। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। तो जलवायु किस पर निर्भर करती है, उसकी स्थिति। स्थिति मतलब यह है कि अक्षांश देशांतर उसका विस्तार, अक्षांशी और देशांतरी विस्तार कैसा है, और अक्षांशी और देशांतरी उसकी अवस्थिति कैसी है, स्थिति कहाँ पर है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है, कहाँ पर है, ये चीज। ऊंचाई, समुद्र से दूरी, ये चीज आपको जो बताई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी पर ताप कैसे निर्धारित होगा। जहां पर ताप निर्धारित होगा उसी अनुसार उसकी क्या होगी, जलवायु निर्धारित होगी। अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति, घूर्णन एवं परिक्रमण गति, वायुमंडलीय पारदर्शिता, सागर एवं स्थली, सागर से स्थलीय दूरी। ठीक है। भू आकृतिक उच्चावच। ठीक है। पवन, जलधारा, जैसे जलधाराएं ला लीना, एल नीना भी क्या करती हैं, भारतीय जलवायु को क्या करते हैं, प्रभावित करती हैं, या मौसम को प्रभावित करती है। मानक जनित कारक, जैसे कि आज की डेट पे हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंगें बना रहे हैं, तो क्या हो रहा है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है। ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज जैसी कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। इसके सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। ठीक है। और हम देखते हैं कि इस मौसम में या कहें मानसूनी वर्षा से सबसे ज्यादा वर्षा हमें कहाँ देखने को मिलती है, मेघालय के मौसिन राम में, या कहें विश्व में सबसे ज्यादा अधिक वर्षा कहाँ मिलती है, मौसिन राम में देखने को मिलती है। ठीक है। प्राकृतिक वनस्पतियां, जैसा कि हम बताएं आपको कि उच्चावच
और उसकी अवस्थिति अक्षांशीय और देशांतरीय अवस्थिति और ये सब क्या करते हैं, वहाँ की जलवायु को निर्धारित कर रहे हैं। सपोज मान लीजिए कि अगर यहाँ की जलवायु अच्छी है, मौसम अच्छा है, तो वहाँ की वनस्पति भी उसी अनुसार निर्धारित होगी। जैसे अभी एक दो तीन सरल से क्वेश्चन पूछे थे कि अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या बिल्कुल ना हो तो फसल कैसी होगी, बिल्कुल नहीं होगी, या कहें पूरी तरीके से बहुत गलत तरीके से प्रभावित होगी, प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित हो जाएंगी, या कहें भुखमरी की स्थिति निर्मित हो जाएगी। अब आप सोचिए कि प्राकृतिक वनस्पति कैसे निर्धारित होगी, वहां के उच्चावच से, वहां की वनस्पति से क्या हो जाएगी, ये प्रभावित होगी। ठीक है, उच्चावच से तापमान प्रभावित होगा, तापमान से जलवायु प्रभावित होगी, और कहीं ना कहीं ये तापमान और उच्चावच से हमारी प्राकृतिक वनस्पति भी प्रभावित हो जाएगी। और इसी वजह से भारत में क्या देखा जाता है, जहां पर उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है शंकुआकार पेड़ देखने को मिलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, ठीक है, देवदार के पहाड़ कहते हैं, सॉरी पेड़ कहते हैं। वहीं पर हमें क्या होता है, दक्षिण भारत में क्या बोलते हैं, सदाबहार वन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये कुछ हमने आपके लिए फिगर बना के रखा है, लगा के रखा है, देखिए जैसे हमें कौन कौन से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो हमें यहाँ पर जैसे उत्तर भारत में या कहीं हिमालयी क्षेत्र में हमें कैसे देखने को मिलते हैं, माउंटेनियन फॉरेस्ट जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। वहीं पर लिटोरल और स्वैम्प मतलब जो दलदली क्षेत्र वाले होते हैं या सागरीय तटीय क्षेत्र वाले क्या होते हैं, वन होते हैं, वो हमें ये सुंदर वन हो गया, ये तटीय क्षेत्र हो गया, ये देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट जो रेगिस्तानी क्षेत्र में या कहें कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्या होते हैं, रेगिस्तानी फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जिनको जीरोफाइट्स बोलते हैं, जैसे कैक्टस हो गए, ये सब नांगफनी, ये सब देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जिसको पतझड़ वाले या कहें पतझड़ वाले पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, कि जहां वो क्या करते हैं, वर्ष में एक बार क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, क्योंकि क्या होता है, वर्षा या जल की कमी इनको हो जाती है। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमें इस रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, और सदाबहार वन हमें पश्चिमी घाटी के क्षेत्र में मिलता है, और ये हो गया पश्चिम बंगाल, बिहार, ये सब रीजन में होगा। और नॉर्थ ईस्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऐसे होते हैं यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है, और साथ ही साथ ये क्या होते हैं, ये अपनी पत्तियां नहीं गिराते और काफी घने और काफी लंबे होते हैं, इनका वितान काफी ऊंचा होता है या लंबा होता है। इसमें कुछ हमें सर्वाधिक ऊंचाई के हिसाब से कुछ दिया गया है, इसको बाद में पढ़ते हैं। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में शाखाएं बहुत तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल, घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। ऐसी वनस्पति या पेड़ पौधे जो बिना मानव की इंटरेक्शन से या बिना मानव के किसी सहयोग से खुद ब खुद क्या हो जाते हैं, बढ़ते हैं या ग्रोथ करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, या उन्हीं को वन या फॉरेस्ट कहते हैं। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि एक दूसरे से क्रिया किस प्रकार भिन्न है। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। जैसे कि हमें वेस्टर्न घाट में ज्यादा वर्षा होने से या इसका विषुवत रेखा से नजदीक होने की वजह से क्या देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। वहीं पर जो नॉर्थ ईस्ट रीजन होगा, पश्चिम बंगाल जो रीजन होगा, तो यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं ये सूर्य तप की मात्रा या कहें वर्षा की मात्रा पर निर्धारित कर रहा है कि वहाँ की वनस्पति कैसी होगी, और साथ ही साथ वनस्पति ही निर्धारित करेगी कि वहाँ के वन्य जीव कैसे होंगे। जैसे घने जंगलों में हमें क्या देखने को मिलेगा, हाथी, एनाकोंडा जैसे जानवर, मतलब सांप आप देखने को मिलेंगे। ठीक है, भालू होगा, तेंदुआ होगा। तेंदुआ तो जैसे घास वाले मैदान में देखने को मिलता है, शेर जैसे घास वाले मैदान में देखने को मिलता है। ठीक है, इनमें वर्षा की मात्रा महत्वपूर्ण होती है। जैसे ही वर्षा मिलेगी उस अनुसार क्या होगी, वहाँ की वर्षा वनस्पति भी डिसाइड होगा, और वनस्पति के अनुसार वहाँ के वन्य जीव भी डिसाइड होंगे कि कैसे वहाँ के जलवायु जीव जंतु होंगे। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियां राजस्थान जैसे क्षेत्रों में मिल जाएंगी। पर्वतीय वनस्पति यहाँ पर टुंड्रा, टैगा, ठीक है, और हिमपातित वनस्पतियां मिल जाती हैं। उसमें क्या हो जाता है, जैसे वो
मॉस्क नहीं होता, या कहें कि घास होती है, काई टाइप की जो घास होती है, वो हमें हिमपातित क्षेत्र में मिल जाती है थोड़ा सा। मैग्रोव वन, सदाबहार, जो क्या होता है हमारे सुंदरवन डेल्टा में क्या मिल जाता है, मैग्रोव वन मिल जाते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या इन्हीं को कहते हैं कि ये क्या है, सदाबहार वन है, ठीक है। जब उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो कि ट्रॉपिकल रीजन के आसपास या कहें भूमध्य सागर भूमध्य रेखा के आसपास मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है, ठीक है, लगभग 200 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है। और ये इतने घने होते हैं कि इनके घने के कारण या कहें पूरी तरीके से घने होने से क्या होता है, सूर्य तप या सूर्य की किरणें वापस सीधे कहाँ नहीं पहुंच पाती, जमीन तक नहीं पहुंच पाती हैं, ठीक है। बच्चों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती है। ये वन वर्षा के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, फलतः ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। यहाँ के पेड़ पौधे पत्तियां तो गिराते हैं, लेकिन एक ही समय नहीं गिराते कि जैसे कि पतझड़ वाले जो पेड़ पौधे होते हैं या ट्रॉपिकल पतझड़ वाले जो रीजन होते हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो एक ही समय पे पत्ते गिराते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, कभी अपने मौसम के अनुसार या कभी भी गिराते रहते हैं। तो यहाँ पर हमेशा हरियाली बनी रहती है या हरे भरे दिखाई देते रहते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, सदाबहार वन कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमें क्या देखने को मिलता है, यही देखने को मिलता है। उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे ये हो गया सेवन सिस्टर स्टेट हो गया, पश्चिम बंगाल होगा, यहाँ पर वेस्टर्न घाट होगा, पश्चिमी घाट की सक्रिय पट्टी में भी हमें क्या मिलते हैं, महोगनी जैसे वृक्ष, एबोनी, रोजवुड के जो सदाबहार वन होते हैं हमें देखने को मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। वनों के मानसूनी वन, इन्हें क्या कहा जाता है, मानसूनी वन कहा जाता है, क्योंकि ये मौसम के अनुसार क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और वापस मौसम के अनुसार ये क्या हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, इसलिए मानसूनी पतझड़ वन कहा जाता है, ठीक है। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जैसे साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये महाराष्ट्र वाला जो रीजन है, ये जो हम आपको शो कर रहे हैं मैप में, इसको देखिए। जो पतझड़ वाला रीजन है वो कौन सा है, ये जो पूरा रीजन है पिंक में दिख रहा है, ये वाला पूरा रीजन क्या है, हमारा मौसमी पतझड़ वाला वन है, ठीक है। यहाँ पर कैसा पतझड़ वाली मिलेगा, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन मिलेंगे, ठीक है। कंटीली झाड़ियाँ, जो राजस्थानी रीजन है तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, कंटीली झाड़ियाँ मिलेंगे, कैक्टस जैसे खैर हो गया, बबूल हो गया, कीकर हो गया, ये सब क्या मिलेंगी, वनस्पतियाँ मिलेंगी। इस प्रकार वनस्पतियाँ देश के शुष्क भागों में भी पाई जाती हैं, या कहीं यहाँ पर पानी की कमी की वजह से ऐसा होता है। इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। कांटे होने की वजह यही है कि कांटे होने से क्या होता है, कम मात्रा में क्या होता है, पानी वाष्पित होता है, वाष्पोत्सर्जित होता है। और इसमें क्या होती है, एक मोम की परत भी देखी जाती है, मोटे मोम की परत देखने को मिलती है, जिससे क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन कम होता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पेड़ हैं, पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, जैसे कैक्टस, खैर, बबूल हो गया, कीकर हो गया, ये सभी क्या कटीले हैं, ठीक है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों में, क्योंकि पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों में हमें ये क्या मिल जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र मिल जाता है। अभी बताए थे ना, वृष्टि छाया क्षेत्र हो गया या मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। पर्वतीय वनस्पतियां या वनस्पति, पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों में विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है, जैसा कि आप बताए थे, एक माउंटेन बताए थे कि टेम्परेचर T1, T2, T3 में क्या होता है, टेम्परेचर में अंतर आता है। जैसे ही क्या होता है, वायुमंडलीय सतह या कहें सतह से ऊंचाई बढ़ती है, और जैसे ही हम सतह से वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, तापमान में गिरावट आती है। और उस गिरावट के हिसाब से क्या होता है, या कहें पर्वतीय ऊंचाई के साथ बढ़ने के साथ क्या होता है, उसमें वनस्पति में विभिन्नता देखने को मिलती है। समुद्र तल से 1500 से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच हमें क्या मिलते हैं, पेड़ों का आकार कैसा होता है, शंक्वाकार होता है, जैसे ये क्रिसमस ट्री होता है ना, ऐसा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी क्रिसमस ट्री का ही एक प्रकार है, ठीक है। शंक्वाकार होता है, ये पौधे शंकुधारी वृक्ष होते हैं। ऐसा इनका शेप इसलिए हो जाता है कि जब बर्फबारी होती है तो इनके ऊपर जब ये बर्फ पड़ेगी तो ये क्या होंगे, खिसक कर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। मैग्रोव वन, जैसे ये सुंदरवन डेल्टा हो गया, इन सब क्षेत्रों में, ठीक है, ये मिलते हैं। ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों को कहा जाता है, स्पेशल नाम दिया जाता है क्योंकि इनके अंदर ये क्षमता होती है कि सैलिन वाटर या खारे पानी को क्या कर से शुद्ध जल में या कहें
पेयजल वाले में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। इसी प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा है। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? अब वनों की आवश्यकता क्यों है, ये तो सिंपल सी बात है। अगर हम कृषि क्यों कर रहे हैं, कृषि करने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि हम उससे क्या करना चाहते हैं, अपना खाद्यान्न पूर्ति करना चाहते हैं। तो वनों की भी जरूरत क्यों है, क्योंकि ये ऑक्सीजन देते हैं और श्वसन हम करते हैं, तो श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो वन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। और क्या देते हैं, इनसे हमें ईंधन मिलता है, ठीक है, इमारती लकड़ी मिलती है, साथ ही साथ जड़ी बूटियां, खाद्यान्न भी मिलता है, ठीक है। जो वनस्पतिक उत्पाद होते हुए मिलते हैं, जैसे शहद हो गया, ठीक है, ये सब चीजें मिलती हैं। चलिए पढ़ लेते हैं, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, और उससे क्या करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन को निकालते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके क्या करते हैं, ये ना ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। जैसे क्या करते हैं, CO2 प्लस H2O मिलकर क्या बनाता है, C6H12O6। यही क्या है हमारा, सेल्यूलोज है या कहें ग्लूकोज है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं, प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है, पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में जरूरी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और साथ ही साथ सन की यूवी रेस या कहें सन की किरणें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होती है। और इस सल्फर से C6H12 केमिकल का निर्माण करते हैं, जो कि हम क्या करते हैं, ऐसा सेल्यूलोज या कहें खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं। अब जब पेड़ पौधे की जड़ें क्या करेंगे, मिट्टी को बांध कर रखेंगे, तो क्या होगा, अपर्दन की गतियां कम होगी। अपर्दन कम होगा तो क्या होगा, मिट्टी का कटाव कम होगा, ठीक है। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये मिट्टी के कटाव को क्या करते हैं, कम करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखते हैं, जिससे इस प्रकार के मिट्टी के अपर्दन को क्या करते हैं, रोकते हैं। वनों के कटाव की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इससे क्या है, मिट्टी का कटाव ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे ही जितना ज्यादा वनों का कटाव बढ़ेगा, मिट्टी का कटाव भी वर्षा जल से ज्यादा होगा। वनों में हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि जैसे चीजें वनोत्पाद प्राप्त होते हैं। वन जीवों के प्राकृतिक निवास। अब देखते हैं कि जो वन जीव होते हैं, वन जीव के अनुसार क्या होते हैं, इनके वन्य जीवों के जैसे वनस्पतियां जिस क्षेत्र में जैसे होती है, जैसे सदाबहार वन हो गया, है ना, मानसूनी पतझड़ वन हो गया, ठीक है। राजस्थान के क्या हो गए, कटीली झाड़ियों वाले क्षेत्र हो गए, या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गए। जैसे हम क्या पढ़े थे अभी, यहाँ पे मैग्रोव वन, पर्वतीय वन पढ़े, ठीक है। साथ ही साथ क्या, कटीली झाड़ियां पढ़े, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, सदाबहार वन पढ़े। तो जैसे ही वन होते हैं उसके अनुसार क्या होता है, वनों की स्थिति या अवस्थिति के अनुसार क्या होती है, वहाँ की जीव जंतुओं का निवास भी निर्धारित होता है, ठीक है। पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई, साथ ही साथ वन्य जीव भी समाप्त हुए। कई सारे क्या है, जीव जंतुओं का क्या हो गया, एक्सटिंक्ट कर गए हैं या कहें विलुप्त हो गए। हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अगर हमें इन सब चीज़ों से बचना है। और सबसे ज़्यादा क्या, जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आए दिन हर देश क्या कहते रहता है, हमें क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन बराबर बढ़ा ही रहे हैं। पेड़ों का कटाव ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिसाइड करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, पेड़ों का कटाव कर रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, जिससे क्या आ रहा है, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। जो पेड़ बचे हैं उसकी रक्षा करनी चाहिए, हम लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। ये सब क्या है, सॉल्यूशन है। जो हमारे सामने प्रॉब्लम है उसका ये क्या है, पेड़ ही एक सॉल्यूशन है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं। जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, स्थलाकृति जो क्या है, जो मैदानी क्षेत्र है, वो क्या हमारे लिए एक संसाधन है, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त वरदान भी है और एक संसाधन भी है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त है। लेकिन हम उसका क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध यूज कर रहे हैं, या कहें अतार्किक तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हम स्थल रूप को क्या कर रहे थे, कहीं भी बस्तियां बसा रहे थे, लोगों को बसा रहे थे। जो खेती योग्य या कृषि योग्य भूमि थी, वहां पर
बस्तियां बसा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कचरे को कहीं पर भी फेंक दे रहे हैं, जल को प्रदूषित कर रहे हैं, वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, साथ ही साथ फर्टिलाइजर का ज्यादा से ज्यादा यूज करके क्या कर रहे हैं, जमीन को प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे क्या हो, स्थल जो अंदर का वाटर है, ग्राउंड वाटर है, वो भी प्रदूषित हो रहा है, जो पेय योग्य वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है, वो भी प्रदूषित हो रहा है। जब हम कहीं पर खनन जैसी, माइनिंग जैसी क्रियाएं करते हैं, खुले में माइनिंग क्रियाएं करते हैं और किसी भी तरीके से क्या नहीं करते, उनके संशोधन, जो माइनिंग से जो चीजें निकलती हैं, या हम कोई केमिकल प्रोड्यूसर या कोई कंपनी फैक्ट्री लगाते हैं, उससे जो हमें हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनका क्या नहीं करते, प्रसंस्करण नहीं करते, उनको सीधे जल में गिरा देते हैं। जब हम खानों का मतलब जब खाने लगाते हैं या कहीं कहीं माइनिंग करते हैं, तो उससे जल में क्या होगा, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रही है, कहीं ना कहीं जल प्रदूषित हो रहा है। तो जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधन है, जल, वायु, जमीन, तो इनको क्या कर रहे हैं, हम प्रदूषित कर रहे हैं। और जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त और भी संसाधन है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, ये भी हमारे लिए क्या करते हैं, और भी संसाधन प्रदान करते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, वनोत्पाद हो गए, कृषि उत्पाद हो गए, ये सब चीजें क्या होती है, हमारे लिए खाद्य पदार्थ है। और जब जानवर या कहें स्पीसीज या जीव जंतु क्या करते हैं, विलुप्त होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को इम्बैलेंस करते हैं। जैसे कोई फूड चेन में से कोई जानवर हट जाए, तो उससे क्या होगा, पूरी फूड चेन क्या हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम जो